विश्व वंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना त्रिवार वंदन करतो। मंचावर उपस्थित सर्वच बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाचे पदाधिकारीगण ऑलरेडी नाव सगळ्यांची झालेली आहे, मी पुन्हा नाव घेण्यात वेळ वाया घालवणार नाही। मंचावर उपस्थित सर्वच बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाचे कार्यकर्तेगण पदाधिकारीगण, इथं उपस्थित असणाऱ्या सर्व माझ्या मातांना, बंधूंना आणि भगिनींना राजरत्न आंबेडकर मानाचा जय भीम। मला एक विनंती आलेली आहे की आपण स्पीच हिंदीमध्ये करावी, चालेल? कारण हिंदी भाषिकही बरेच या ठिकाणी बसलेले आहेत, तर मी हिंदीमध्ये माझं स्पीच करतो। आज हम सभी लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, ये अपनी बौद्धों की अर्थव्यवस्था, इसका क्या नियोजन है, ये हम क्यों कर रहे हैं और क्यों आज बौद्धों की अर्थव्यवस्था की जरूरत क्यों है। इसलिए मैं नहीं समझता कि हमने समाज सम्मेलन, मैंने तो इसको वर्कशॉप का नाम दिया है, कि हम ये वर्कशॉप ले रहे हैं कि क्यों आज इस चीज की जरूरत है। इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने प्रियम्बल का पठन करके किया। प्रियम्बल इस देश का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान निर्माण किया और इस देश का संविधान बाबा साहब नहीं तैयार कर सके, इसलिए इस देश में बहुत सारी गतिविधियां चल रही थी। गांधी, पटेल, इनको पता था कि बाबा साहब अम्बेडकर देश का संविधान निर्माण करने के लिए जाएंगे और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी को पहले ही इन्होंने इशारा दे दिया था कि बाबा साहब, हमें पता है कि आप संविधान सभा में जाने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन हम आपके लिए, आपको कहने के लिए आए हैं कि संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं तो खिड़कियां भी हमने आपके लिए बंद रखी है, हम आपको संविधान सभा में आने ही नहीं देने वाले। इस तरह से इंस्ट्रक्शंस पहले से ही दे दिए गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी पता था कि अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले जाने वाले हैं और ये हम लोगों को, यानी इस देश के शेड्यूल कास्ट को, जो पहले अनटचेबल्स थे, उन लोगों को गांधी के हवाले करके जाने वाले, क्योंकि गांधी का कहना था कि इस देश का सबसे बड़ा हरिजनों का नेता अगर कोई है तो वो खुद है, गांधी है। वो हमें अछूत नहीं कहता था, वो हमें अनटचेबल्स नहीं कहता था, शेड्यूल कास्ट नहीं कहता था, हरिजन कहता था। हरिजन, हरिजन का मतलब उनके जो भी उनकी राइटिंग्स है उसमें ये लिखा हुआ है कि हरि के जन। हरि कौन? तो विष्णु, और विष्णु के कौन? ये नाजायज औलादे, विष्णु के हम लोग नाजायज औलादे, ये हरिजन का डेफिनेशन। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पहले हमें इस हरिजन शब्द से बाहर निकाला। अंग्रेजों के सामने हमारे लिए एक अलग वर्ड बाबा साहब ने यूज किया और वो था डिप्रेस्ड क्लासेस। दिस आर द डिप्रेस्ड क्लासेस, दिस आर द ऑप्रेस्ड मासेस, दिस आर द आउटकास्ट, वर्ण भैया लोग। तो ये बाबा साहब ने टर्म्स यूज किए और अंग्रेजों को यह बता दिया कि गांधी हमारा नेता नहीं है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा का गठन होने से भी पहले एक किताब लिखी और यह किताब का टाइटल है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। अंग्रेजों का कहना था, अंग्रेजों को यह लग रहा था कि गांधी इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन संविधान में कर देंगे और इसलिए गांधी के भरोसे वो हमें छोड़ के जाना चाहते थे। बाबा साहब ने किताब लिखकर अंग्रेजों को बताया कि जिनके भरोसे पर तुम हमको छोड़कर जाना चाहते हो, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है, ये सारा ब्यौरा मैं आपको दे रहा हूं। और किताब लिखी व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। अंग्रेजों को पता चल गया कि गांधी और कांग्रेस हमारा संगठन नहीं है, हमारा नेतृत्व नहीं है। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर जी को आने से इन्होंने रोका। फिर भी बाबा साहब पश्चिम बंगाल से चुनाव जीतकर वहां पर गए और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सिर्फ देश का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बढ़िया, सबसे उत्कृष्ट संविधान इस देश को बनाकर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अर्पण करके दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वो दिया। अब हमने यहां पर प्रियम्बल का पठन किया है। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई, क्या बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के संविधान सभा में क्या खुद के लिए जाना चाहते थे?
इसलिए तो बाबा साहब ने एक किताब लिखी ना कि व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनटचेबल्स। मेरे लिए क्या किया नहीं, अछूतों के लिए इन लोगों ने क्या किया है, बाबा साहब ने वो किताब लिखी। और इसलिए इस देश के संविधान सभा में बाबा साहब अपने खुद के लिए नहीं जाना चाहते थे, अपने समाज के लिए जाना चाहते थे और फिर अपने देश के लिए जाना चाहते थे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, आने वाले संविधान में हमारी बातें कहां होंगी। और इसलिए बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे। बाबा साहब संविधान सभा में गए और बाबा साहब ने वो संविधान निर्माण किया। और प्रियम्बल, जो प्रियम्बल है, ये समरी है उस संविधान की कि संविधान क्या काम करेगा। इसलिए हमने वो शुरुआत वहां से की कि प्रियम्बल पढ़वा लोगों को, कि हमें पता तो चले कि संविधान किस लिए है। ये संविधान किसी अल्लाह ने, गॉड ने, भगवान ने नहीं दिया है, ये हमने ही हमको दिया हुआ है। आम्ही भारताचे लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर गिविंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्फ ओनली। तो हमने ये संविधान हमारे लिए ही क्यों दिया है? जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी एंड लिबर्टी। तो जस्टिस किस चीज का, किस चीज के जस्टिस के लिए, किस चीज के न्याय के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम ही लोगों को हमें संविधान निर्माण करके दिया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये हमने अभी पढ़ा है की आम्हाला या देशात काय करायचं आहे? सामाजिक, आर्थिक आणि राजनीतिक न्याय प्राप्त करायचा है। आता मला सांगा, अभी मुझे बताओ, क्या बाबा साहब अंबेडकर जी को संविधान निर्माण करते समय राजनीतिक न्याय को वो पहले क्रम पे नहीं रख सकते थे क्या? ये सीक्वेंस बाबा साहब की है संविधान की कि हमें क्या, कौन सा न्याय प्राप्त करना है? सामाजिक, आर्थिक एंड पॉलिटिकल और राजनीतिक। हम बाबा साहब से भी ज्यादा पढ़ लिख गए हैं शायद से। हमने राजनीतिक को पहले क्रमांक पे लेकर आ गए, सामाजिक का पता ही नहीं, आर्थिक के ऊपर हमने देखा ही नहीं। यानी जस्टिस की लड़ाई हम लड़ रहे हैं इस देश में, हमने सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी, हमने आर्थिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी। हम सभी लोग क्या लड़ रहे हैं? राजनीतिक न्याय चाहिए। हम लोगों को राजनीतिक न्याय चाहिए। हमें सामाजिक न्याय नहीं मिला तो भी चलेगा, हमें आर्थिक न्याय नहीं मिला तो भी चलेगा, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, हमारा मंत्री बनना चाहिए, हमारा सीएम होना चाहिए, हमारा पीएम होना चाहिए। इसी के लिए हम 1956 से आज तक लड़ रहे हैं। अच्छा, जिन्होंने ये संविधान निर्माण करके दिया है वो खुद क्या कहते हैं पता है? जिनके लिए हम राजनीतिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनका फोटो लगाकर राजनीतिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका खुद का राजनीति के लिए क्या क्या उनके विचार है पता है आपको? 1956 के बाबा साहब के 18th वॉल्यूम को पढ़ लीजिएगा आप लोग। कंक्लूजन में बाबा साहब क्या कह रहे हैं? बाबा साहेबांचं मराठी भाषण है। बाबा साहब मराठी में कहते हैं, राजकारण तुम्हाला प्रिय असेल, मला नाही, मला धम्म अधिक प्रिय है। राजनीति तुम लोगों को ज्यादा प्रिय होगी, मुझे धम्म अधिक प्रिय है। ये बाबा साहब अंबेडकर जी के लास्ट के वर्ड्स हैं। हमें तो धम्म पता ही नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण होने के बाद हम जो राजनीति में लगे हुए हैं वो आज तक लगे हुए हैं। एंड मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं आप लोगों का कि आज इस देश में राजनीति के तौर पर सबसे ताकतवर समाज अगर कोई है तो वो हम हैं। इस देश में 135 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आर ओनली डेडिकेटेड टू शेड्यूल कास्ट। 135। तुम्ही काय 1 आणि 2 खासदार काढायच्या बाता करताय? 135 आहेत ना आपल्या संसदेत। 135 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सभी राज्यों को इकट्ठा करने के बाद 1500 1,500 एमएलए हमारे हैं, ओनली डेडिकेटेड फॉर शेड्यूल कास्ट। रिजर्व सीट से चुनकर गए हुए हमारे पास 135 एमपीज है।
1500 एमएलएज है, और अभी पिछले टर्म पे हमारा एक राष्ट्रपति भी हुआ था। बोलो, इतनी ताकत और किसी समाज के पास है क्या? सिखों के पास इतने एमपी है, एमएलए है, राष्ट्रपति है क्या? जैनों के पास है क्या? पारसियों के पास है क्या? क्रिश्चियनों के पास है या मुसलमानों के पास है? पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो सबसे पावरफुल समाज अगर कोई है तो हम हैं। अब इस पावर का सही में कितना हम लोगों को फायदा हो रहा है आप देखिए। इन्हीं 135 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 1500 एमएलए और एक राष्ट्रपति के कार्यकाल में ही इस देश का संविधान चलाया गया। इस देश में एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव किया गया। इस देश में भीमा कोरेगांव की जो दंगल है वो हुई। इस देश में रिजर्वेशन इन प्रमोशन हटाया गया। इस देश के सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बिक रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। बताओ, इनमें से 135 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से कौन सा पार्लियामेंट्रियन पार्लियामेंट के अंदर इसका विरोध कर रहा है? बताओ, कोई है? अरे पावरफुल है हम सब लोग पॉलिटिकली, सबसे ज्यादा पॉलिटिकली पावरफुल हम लोग हैं। ये हम लोगों ने क्रिएट किया है 1956 से लेकर 2022 तक। तो ये हमारे काम के क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि हमने सोशल जस्टिस की लड़ाई नहीं लड़ी, हमने इकोनॉमिकल जस्टिस की लड़ाई नहीं लड़ी, और डायरेक्ट हमने हासिल किया है पॉलिटिकल जस्टिस, जो हमारे किसी काम का नहीं है, किसी काम का। आज मैं आपको जिंदा उदाहरण देता हूं, कौन से लोग हमारे एमपीज हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सोलापुर की सीट शेड्यूल कास्ट के रिजर्व है, पता है आप सबको? उस सोलापुर के पार्लियामेंट सीट पर प्रकाश जी अंबेडकर कंटेस्ट कर रहे थे, ये भी पता है आप लोगों को? अब मुझे बताओ, जिनके वजह से शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन मिला है, उनके ही घर का एक बंदा अगर उस सीट पर चुनाव लड़ता है तो क्या कोई भी विरोध करना चाहिए किसी को भी? क्या उस एससी रिजर्व सीट से प्रकाश जी अंबेडकर चुनकर गए? कौन गया पता है आपको? क्या नाम है उसका? एक मंदिर में बैठकर घंटा बजाने वाला पुजारी है, सिद्धेश्वर महाराज बोलते उसको कुछ। एक मंदिर में बैठा हुआ घंटा बजाने वाला, वो शेड्यूल कास्ट का सीट पर अंबेडकर फैमिली के मेंबर को हराकर वो पार्लियामेंट में जा रहा है। ये है हमारी पॉलिटिकल पावर। क्या इस पॉलिटिकल पावर के लिए बाबा साहब कह रहे थे? क्या इस पॉलिटिकल जस्टिस के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को संविधान दिया है? इतनी मेहनत, इतना संघर्ष, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स लिखने के बाद इतना संघर्ष बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाने के लिए किया। शारीरिक परिस्थिति नहीं होने के वो बाद भी बाबा साहब अंबेडकर जी ने 18 घंटे तक संविधान को निर्माण करने में लगाया। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक लगातार बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया। और वो संविधान देते समय बाबा साहब कहते हैं कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, इसको लागू करने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान किसी काम का नहीं है। जिन्होंने निर्माण किया वो जाते जाते कह के जा रहे संविधान किसी काम का नहीं होगा अगर लागू करने वाले लोग गलत है। और आज लागू करने वाले कौन है? गलत लोग हैं। गलत तो है, लेकिन कौन है? आपको पता है ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनके ऊपर ऑफिशियली बैन आया था इसी वजह से कि ये संविधान निर्माण होने नहीं दे रहे। दैट वाज द रीजन। आरएसएस के ऊपर ऑफिशियली बैन इसलिए आया था क्योंकि वो संविधान का निर्माण नहीं होना देना चाहते थे। उनका कहना यह था कि अगर पाकिस्तान धर्म के ऊपर बन रहा है तो भारत, वो भारत तो भारत कहते नहीं, वो हिंदुस्तान कहता है कि हिंदुस्तान का निर्माण धर्म के ऊपर होना चाहिए। और अगर धर्म के ऊपर होना चाहिए तो संविधान की क्या जरूरत है? और अगर धर्म के ऊपर होना चाहिए तो धर्म के ऊपर का संविधान पहले से ही तैयार है, और उस संविधान का नाम है मनुस्मृति। मनु का संविधान, मनु का विधान वो ऑलरेडी है, तो फिर संविधान बनाने की बाबा साहब को क्या जरूरत है? इसलिए ये संविधान सभा के सेशन
इसको तबाह करते थे, उसको डिस्ट्रॉय करते थे, उसको डिस्टर्ब करते थे। इसलिए उनके ऊपर ऑफिशियली बैन लाया गया कि इस संगठन के आदमी कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आ पाए, इसलिए ऑफिशियली बैन है। अब मुझे बताओ, जो लोग संविधान बनाने के ही खिलाफ थे, आज उनके हाथ में देश का संविधान चला गया है, क्या वो संविधान को रहने देंगे? इसलिए बाबा साहब ने यही सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस की लड़ाई लड़ने के लिए हमें बुद्ध की शरण में लेके गए। यही सोशल इकोनॉमिकल, मेरे पास इसी सीक्वेंस में बाबा साहब के स्पीचेस है। बाबा साहब को पूछा गया कि आप बहुत धम्म की शरण में क्यों आ रहे हो? बाबा साहब कहते हैं, हम आपके मेडिटेशन के लिए, आपके अभिधम्मा के लिए नहीं आ रहे, हम भारत में सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए हम बुद्ध धर्म की ओर आ रहे हैं। अब बताओ, जो संविधान ऑलरेडी सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस के लिए बाबा साहब ने 1949 में दिया है, वही वजह से बाबा साहब धर्म की ओर क्यों जा रहे हैं? रीजन तो चेंज करना चाहिए ना, क्योंकि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस तो संविधान से मिल ही रहा है, और अगर संविधान से मिल रहा है तो बुद्ध के ओर जाने के लिए रीजन कुछ और होना चाहिए। लेकिन रीजन सेम इसलिए है क्योंकि बाबा साहब को पता था कि संविधान के माध्यम से हम सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। अब सोशल जस्टिस क्या होगा? जिसकी लड़ाई हमको लड़नी है, हमें वो लड़ाई पता ही नहीं कि क्या है सोशल जस्टिस, क्या है इकोनॉमिकल जस्टिस, क्या है पॉलिटिकल जस्टिस। तो आज हमारे पास है, लेकिन ये दोनों क्या है? आज भी इस देश में हमारे पास सोशल का मतलब समाज। क्या हमने समाज तैयार किया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कितने लोगों ने पढ़ा मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ता हूं 1936 में, बाबा साहब का अनडिलीवर्ड स्पीच है ये, अनडिलीवर्ड। लाहौर के जात पात मंडल ने, जो उस समय भारत का भाग था, बाबा साहब को आमंत्रित किया था, और उन्होंने बाबा साहब का स्पीच क्या होने वाला है इसकी कॉपी मंगाई थी कि बाबा साहब अब क्या स्पीच देने वाले हो, हमें थोड़ा सा पढ़ना है। तो बाबा साहब ने वो स्पीच रेडी करके उनको दिया, और फिर आयोजकों ने कहा कि बाबा साहब ये लाइन डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, ये बात मत रखो, ये वर्ड डिलीट कर दो। बाबा साहब ने कहा, तुम लोगों को मुझे बुलाना है तो बुलाओ, मैं अपने लाइन की, मैं अपने स्पीच का एक कॉमा तक नहीं बदलूंगा, अगर बुलाना है तो इसमें ही बुलाओ, वरना मैं नहीं आने वाला। और फिर बाबा साहब ने वो स्पीच, बाबा साहब उस कार्यक्रम के लिए गए नहीं, और वो स्पीच की कॉपी बाबा साहब ने पब्लिश की, और आज भी वो रिकॉर्ड पर है कि एक आदर्श समाज कैसे बनाया जाता है। नाम क्या दिया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जात पात नष्ट करना। बताओ, आज हम लोग इस हॉल में बैठे हैं, अपने आप से पूछो, क्या हमने जातियों को नष्ट किया है? क्या हम समाज के तौर पर, समाज का मतलब क्या है? जैसे आज इस देश में जैन समाज है, ब्राह्मण समाज है, मुसलमान एक समाज है, सिख समाज है, सिंधी समाज है, क्या हम बौद्ध समाज बना पाए हैं? क्योंकि हिंदू रहते समय हम समाज नहीं बना सकते। समाज बनाने के लिए उस समाज में जातियों का होना, यह पहले तो खत्म करना चाहिए। जात नहीं होनी चाहिए समाज के लिए। समाज बनाने के लिए पहली कंडीशन है कि उस समाज में जात नहीं होनी चाहिए। तो हिंदू समाज कभी भी इस देश में बन नहीं सकता, क्योंकि हिंदुओं में हजारों जातियां आती है और वो कभी भी एक समाज के तौर पर खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए बाबा साहब ने हमें वहां से बाहर निकाला, क्योंकि समाज अगर बनाना है तो उस सिस्टम में जात का होना नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए उसको। इसलिए बाबा साहब ने वहां से बाहर निकाला, हमें बहुत दम में लेके आए कि हम सोशल जस्टिस इकट्ठा होकर लड़े। आज भी हमारे लिए आदेश आते हैं, जनगणना होती है, जनगणना जब भी आती है अलग अलग
लोग मेसेजेस देते हैं, धर्मामध्ये बौद्ध लिया, जातीमध्ये महार लिया, है ना? ये सब मैसेजेस पास ऑन होते हैं, पत्रक निकाले जाते हैं, लोगों को बताया जाता है। कम से कम बाबा साहब का इसके ऊपर क्या कहना है, ये तो हमको पढ़ना चाहिए। क्या बाबा साहब हमें बौद्ध महार बनाना चाहते थे? क्या बाबा साहब हमें बौद्ध चमार बनाना चाहते थे, बौद्ध मातंग बनाना चाहते थे, बौद्ध रविदासी बनाना चाहते थे? क्या था बाबा साहब का विजन और क्या है बाबा साहब का स्पीच इसके ऊपर? बाबा साहब अगर इकोनॉमी के ऊपर बोल रहे हैं, बाबा साहब एग्रीकल्चर के ऊपर बोल रहे हैं, बाबा साहब वुमन राइट्स के लिए बोल रहे हैं, तो क्या धर्म के लिए बोला नहीं होगा? स्पीच है, डिटेल्स बाबा साहब की। 15 अक्टूबर 1956 बौद्ध धर्म की दीक्षा होने के दूसरे दिन बाबा साहब का डिटेल स्पीच हुआ। वो पढ़ते पढ़ते अगर मैं कंटिन्यूसली विदाउट पॉज अगर उसको वो स्पीच को अगर पढ़ूं तो 2 से 2.5 घंटा लगेगा मेरे स्पीड में। सोचो बाबा साहब ने उस समय 1956 में ये स्पीच दिया होगा, कम से कम 3-3.5 घंटे बाबा साहब ने स्पीच दिया है। 3-3.5 घंटे लोगों के दिमाग को क्लियर किया है बाबा साहब ने कि हम बौद्ध क्यों हो रहे हैं, हमें बौद्ध होने के बाद क्या करना है, काय सांगताय माहिती बाबा साहेब? ज्या पद्धतीने वेगवेगळ्या नद्या आणि नाल्या एका महासागराला जाऊन भेटतात, जिस तरह से अलग अलग नदी, अलग अलग नाले ये एक समंदर में जाकर मिलते हैं, कोई उस समंदर का पानी डिवाइड करके नहीं बोल सकता कि ये नर्मदा का पानी है, ये गंगा का पानी है या कृष्ण का पानी है। आप लोगों को भी बुद्ध के धम्म में उसी तरह से आना है और कोई आपको ये नहीं बता सकता कि ये महार का बौद्ध है, ये चमार वाला बौद्ध है, ये मातंग वाला बौद्ध है या ये रविदासी वाला बौद्ध है। हम क्या कर रहे हैं? We are the worst followers of the ever best leader of this world. We are exactly standing opposite of Dr. Baba Saheb Ambedkar. We are exactly working against Baba Saheb Ambedkar और हम अपने आपको फॉलोअर्स बोल रहे हैं। आरएसएस को जरूरत ही नहीं बाबा साहब का विरोध करने की, हम कम हैं। हम ही बाबा साहब के विचारों को खत्म कर रहे हैं। हमारे हाथों से बाबा साहब के विचारों को कुचला जा रहा है और इसलिए आज हम ये सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल लड़ाई जो लड़ रहे हैं उनको साथ दो। हम वो नहीं कर रहे, हमारा काम वो नहीं है। हम इस देश में बौद्धों की सोशल और इकोनॉमिकल मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सोशल, पहले तो हमें समाज बनना होगा, समाज बनना होगा। हा महाराचा, हा मातंगाचा। पहले तो हमको जातियां डिवाइड करती थी, अब संगठन डिवाइड करने लग गए। पहले हमारे में जातिवाद होता था, अब संगठनवाद है। संगठनवाद, अच्छा राजरत्न आंबेडकरचा कार्यक्रम आहे? नाही नाही, आम्ही मीराताईच्या गटाचे, आम्ही नाही येणार। अच्छा राजरत्नचा आहे? अरे आम्ही आरके आठवले गटाला, आम्ही नाही, आम्हाला शिवाय घालतो तो। हम यहां गटाचे, हम त्या गटाचे, हम इस गुट के, हम उस गुट के नहीं, उसका कार्यक्रम चल रहा है, इसका कार्यक्रम चल रहा है। आज महाराष्ट्र में, मैं देश की एग्जांपल नहीं दे रहा, चलो महाराष्ट्र की एग्जांपल। आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा और बड़ा झगड़ा चल रहा है शिवसेना और बीजेपी में, है ना? शिवसेना की मुख्यमंत्री की सीट भी उन्होंने छीन ली, उद्धव ठाकरे की। इतना बड़ा झगड़ा उनका आपस में चल रहा है, इतना बड़ा। लेकिन मुझे बताओ, क्या उद्धव ठाकरे का और देवेंद्र फडणवीस जी का हिंदुत्व अलग अलग है? एक ही है। वो उनके पास खोने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी थी, मुख्यमंत्री पद पर थे। हम कौन से पद पर हैं? हमारा क्या जाने वाला है? वो उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी गवाकर भी उनका हिंदुत्व एक है। हमारे पास खोने के लिए सरपंच पद भी नहीं है, लेकिन हम अलग अलग हैं। सब लोग कभी ना कभी तो बुद्ध विहार में गए होंगे, यहां के लोग जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, एवरी संडे जाते हैं, नहीं जाते मुझे पता नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को समाज बनाने का एक छोटा सा
प्लान देता हूं। छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि समाज अगर बनाना है तो क्या कैसे बनाना है। जिस तरह से आप बौद्ध विहार में जाते हो और सबसे पहला काम यह करते हो कि बुद्ध के उस विहार में जाने से पहले आप अपने चप्पल और जूते बाहर निकालते हो ना। चप्पल जूते बाहर निकालकर ही आप बुद्ध के विहार में जाते हो। उसी तरह से बौद्धों के लिए, बौद्धों के कैंप के लिए, बौद्धों के व्यवस्था के लिए, बौद्धों के सभा सम्मेलन में या बौद्ध होने से, बौद्ध इकट्ठा होने के लिए जितने भी गुटों में आप लोग हो, वो गुट बाहर रखकर अपने आप को सिर्फ बौद्ध करके इकट्ठा हो जाए। मैं रिस्पेक्ट करता हूं, आप लोग अलग अलग नेताओं को मानते होंगे, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, मुझे अच्छा लगता होगा कोई। लेकिन बौद्ध होते समय अपने नेताओं को, अपने पार्टियों को, अपने गुटों को बाहर रख के सिर्फ बौद्ध के नाते इकट्ठा बैठे, तभी इस देश में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट होगा, तभी इस देश में सोशल जस्टिस की लड़ाई शुरू होगी, एक समाज तैयार होगा, समाज। और वो समाज हम लोगों को तैयार करना है। और ये समाज सोशल जस्टिस की लड़ाई होने के बाद, पूरी होने के बाद, हम लोगों को इकोनॉमिक जस्टिस पे जाना है। इकोनॉमिकल जस्टिस क्या है? इकोनॉमिकल जस्टिस आज इस देश में सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग समाज आज हम लोग बने हैं। मेरे पास डेटा है इसलिए मैं कह रहा हूं। पिछले 2020 में कड़क लॉकडाउन था इस देश में, मार्च महीने में ही लॉकडाउन लग गया था। मैं भी उस समय इंडिया में जस्ट आया ही था और मुझे न्यूजीलैंड के लिए निकलना था, लेकिन लॉकडाउन ऑल ओवर वर्ल्ड लग गया तो मैं अपने घर पे ही अटक गया। और जयंती भी बाबा साहब की कड़क लॉकडाउन में बीत गई 2020। यानी हमारी सोसाइटी तो पूरी लॉक गवर्नमेंट ने, बीएमसी ने कर दी थी कि गेट के बाहर नहीं जाना है। तो हमें बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए मोमबत्ती तक नहीं मिल रही थी कि बाबा साहब के प्रतिमा के सामने मोमबत्ती जलानी है, वो तक हमको नहीं मिली। जो पुरानी कुछ बची थी वो लगाकर हमने बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट की। और 16 अप्रैल 2022 को, क्योंकि मैं इकोनॉमी का स्टूडेंट हूं, एमबीए फाइनेंस मेरी पढ़ाई है, और मैं इस लॉकडाउन में, थैंक्स टू लॉकडाउन, कि मेरी पीएचडी का कंप्लीट हो गया और मैं पीएचडी इन फाइनेंस हो गया थैंक्स टू लॉकडाउन। मेरे को समय नहीं मिल पा रहा था और वो 2 साल का समय मिला, मेरा थीसिस कंप्लीट हुआ और शायद अभी 1-8 महीने में मेरी कॉन्वोकेशन सेरेमनी होके मेरी पीएचडी इन फाइनेंस ये कंप्लीट हो जाएगी। और फिर क्योंकि पढ़ाई का भाग है तो इकोनॉमिक टाइम्स मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहा हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहा था। इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर छपी थी। अब इकोनॉमिक टाइम्स कोई सोशल पेपर तो है नहीं, और उसमें तीसरे चौथे पन्ने पर एक खबर थी कि बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई गई। मैंने कहा इकोनॉमिक टाइम्स को क्यों दर्द हो रहा है, बाबा साहब की जयंती नहीं मनाएगी? वो इकोनॉमी का पेपर है, अर्थव्यवस्था का पेपर है, और वो भी ब्राह्मणों का पेपर है। टाइम्स ग्रुप पूरा ब्राह्मणों का, अग्रवाल लोगों का है, जैनों का है। तो इसी क्यों दुख हो रहा है? इसलिए वो क्लिक करके पूरी खबर मैंने पढ़ी। वो खबर क्या थी पता है? बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती 2020 में लॉकडाउन की वजह से नहीं होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 2100 करोड़ रुपया उसका डूब गया, इसलिए वो ब्राह्मण रो रहा था, अरे यार तुम लोगों ने बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई, तुमने डीजे नहीं लगाया, तुमने ऑर्केस्ट्रा नहीं लगाया, तुमने ऐसे बड़े बड़े हॉल नहीं किए, तुमने शराब नहीं मंगाई, तुमने ये सारा गाड़ियां खरीदते हैं हम लोग, कलर करते हैं, पेंट करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, इससे हम भारतीय अर्थव्यवस्था को पैसे देते रहते हैं। आज भी हमने अर्थव्यवस्था को पैसे दिए हैं, ये हॉल बुक किया है, लाइट्स किए हैं, आप लोग भी यहां पर आए हो, रिक्शा से आए होंगे, गाड़ी से आए, हम डेली रोज भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग टैक्स के माध्यम से, पैसों के माध्यम से पैसे देते रहते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि हम एक दिन, यानी 14 अप्रैल के दिन, एक ही दिन में भारतीय अर्थव्यवस्था को बाबा साहब के जयंती के दिन 2100 करोड़ रुपए देते हैं। सोचिए, जो समाज अपने
महामानव को अभिवादन करने के लिए एक रात में 2100 करोड़ रुपया देता है, क्या वो समाज अपनी यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता? क्या वो समाज अपनी बैंकिंग व्यवस्था नहीं बना सकता? क्या वो समाज अपना मीडिया नहीं बना सकता? आज इस देश में मीडिया का ऑफिशियल फी 300 करोड़ रुपया है। किसी को मैंने बोल दिया ना कि अपना मीडिया बनाना है, कितना रुपया लगेगा सर? 300 करोड़। सर नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? ये तो 2100 करोड़ एक रात में हम खर्च करते हैं। 2100 में से 300 निकालने का कितना खर्चा होगा? यूनिवर्सिटी बनाने का कितना खर्चा पता है आपको? एक नेशनलाइज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बनाने का खर्चा है, AICTE की फीस है 10 CR, 10 करोड़। 2100 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़, एक जीरो निकाल दो। एक ही JNT में हम 210 यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। 210। हम लोग सब ठाणे जिला में हैं, बॉम्बे जाते हैं। सिद्धार्थ कॉलेज सबने ही देखा होगा, देखा है सिद्धार्थ कॉलेज, आनंद भवन। त्या सिद्धार्थ कॉलेजच्या अजून मागे तेवढ्याच मोठे आणि त्याच्याहून मोठी अजून एक बिल्डिंग आहे, तिचं नाव आहे बुद्ध भवन। आणि CST स्टेशनच्या समोरच एक बिल्डिंग होती, तिथे मी शिकलो। सुकडवाला म्हणून ती बिल्डिंगचं नाव होतं। जुन्या माझ्या एजच्या मुलांना माहित असेल। आता तिथे ती बिल्डिंग नाही। या दोन गटांच्या आपसातल्या वादात त्यांनी ती जाळून मोकळे झाले। ती बिल्डिंग आता तिथे नाही। मिलिंद कॉलेज सबको पता है, मिलिंद कॉलेज ये बाबा साहब ने कब बनाई पता है? 1946। कुछ लोग आज हमारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने तो मजबूरी में दम स्वीकारा, वो तो मजबूरी में स्वीकारा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने सोच समझकर हमको बुद्धिज्म में लेकर आए। 1956 में बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म स्वीकारा, लेकिन 1946 में एजुकेशन सिस्टम का निर्माण किया और नाम क्या दिया है? सिद्धार्थ कॉलेज, आनंद भवन, बुद्ध भवन, मिलिंद कॉलेज। अब मुझे बताओ ये सारे नाम किस संस्कृति के हैं? इस्लाम के हैं, क्रिश्चियनिटी के हैं या बुद्धिज्म के हैं? बुद्धिज्म के। यानी बाबा साहब अंबेडकर आपको बौद्ध 10 साल बाद बना रहे हैं, लेकिन 10 साल से पहले ही बाबा साहब आपकी शैक्षणिक व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं कि कल को हमारे लोग बौद्ध हो जाए तो उनके बच्चे हमारे बौद्धों के स्कूल और कॉलेज में पढ़ेंगे। इसलिए बाबा साहब पहले से ही घर का तैयार कर रहे थे। एजुकेशन सिस्टम तैयार की बाबा साहब ने पहले। हमने क्या किया? उसको खत्म किया। बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से ये कॉलेजेस खड़ी की। आज वो कॉलेजेस हमने बढ़ाई नहीं, उसको बढ़ाना चाहिए था, हमने कम कर दिया। हम कम करते जा रहे हैं। और बाबा साहब अंबेडकर जी के पास उस समय पैसे भी नहीं थे। आज ये लोग जो कह रहे हैं ना, उस समय बाबा साहब ऐसे लोगों से, समाज सम्मेलनों से बाबा साहब कहते थे कि आप लोग एक एक रुपया बाबा साहब की संस्था को दीजिएगा। ऐसे पैसों से बाबा साहब ने इन बिल्डिंगों को खरीदा। एक एक रुपए से बाबा साहब अंबेडकर जी ने इन बिल्डिंगों को खरीदा। आज हमारे पास लाखों रुपए आए, लाखों, लेकिन एक बिल्डिंग हमारे पास खुद की नहीं। आज भी हमें इन ब्राह्मणों के हॉल में कार्यक्रम देना पड़ता है, हमारे पास नहीं। बाबा साहब ने उस समय अंबेडकर भवन का निर्माण करने के लिए वो गोकुलदास पासवान की जमीन खरीद के लिए, आज हमने उसको गिरा दिया। यह हमारा योगदान। और इसलिए उस समय बाबा साहब के पास भले ही पैसे नहीं थे, लेकिन बाबा साहब के पास विजन था। हमारे पास आज पैसे हैं, लेकिन हमारे पास विजन नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है। आने वाले समय में क्या होने वाला है, इसका हम लोग आकलन नहीं कर रहे। मैं आपको एकदम शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। 2 साल में सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बिकने वाले हैं। ये खुद निर्मला सीतारमण ने जाहिर कर दिया है। सारे पब्लिक सेक्टर्स बिकने वाले हैं। उन पब्लिक सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरी में हम हैं, रिजर्वेशन हम ही ले रहे हैं। अब बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान का इस्तेमाल हमने कितना किया है? 395 आर्टिकल्स है इस संविधान में। इस संविधान के 395 आर्टिकल में से हम कितने आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं?
सिर्फ 2, नौकरी, स्कॉलरशिप। इसके अलावा हम संविधान को देखते भी नहीं कि उसमें क्या लिखा है। जिनके लिए बाबा साहब इतना संघर्ष करके उस संविधान सभा में गए, मुझे बताओ इस हॉल में कितने लोगों को सारे 395 आर्टिकल्स पता है? पढ़ा है हमने? जिनके लिए बाबा साहब गए हैं उन्होंने ही वो संविधान नहीं पढ़ा। उनको ही पता नहीं कि संविधान में हमारे लिए क्या क्या रखा हुआ। मैं एक आर्टिकल बताता हूं, आर्टिकल 25, ये खास करके हमारे लिए जो बौद्ध है इस देश में। ये आर्टिकल 25 इस देश के माइनॉरिटीज को अधिकार देता है कि वो अपनी संस्थाएं बना सकता है, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकता है और वो चला सकता है। इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके मुसलमानों ने उनके मदरसे बनाए, उनके बड़े बड़े स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए। इस देश के क्रिश्चियनों ने इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके कॉन्वेंट स्कूल बनाए, कॉन्वेंट कॉलेजेस बनाए। सीएसटी में उतरने के बाद सामने जो बड़ा सेंट जेवियर्स कॉलेज दिखता है ना आपको, ये आर्टिकल 25 का नतीजा है। सिखों ने खालसा कॉलेज, गुरु नानक कॉलेज बनाए। मुझे बताओ क्या इस आर्टिकल 25 का इस्तेमाल करके हमने कोई बौद्धों की स्कूल बनाई? क्या बौद्धों का कॉलेज बनाया? 74 इयर्स हमने आर्टिकल 25 पर पढ़ा नहीं। हम सिर्फ संविधान का इस्तेमाल नौकरी और स्कॉलरशिप इसके लिए कर रहे हैं। अब नौकरियों के लिए निर्मला सीतारमण ने जाहिर कर दिया है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेचे जाएंगे, यानी नौकरी खत्म। एक आर्टिकल जिसका आप इस्तेमाल कर रहे थे वो आपके हाथ से निकल गया। सेकंड है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप मिलती है पब्लिक स्कूल्स में, पब्लिक कॉलेजेस में। अब इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर फॉरेन प्लेयर्स को इनवाइट किया है कि आप इंडिया में आकर अपनी अपनी स्कूलें और कॉलेजेस बना सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट अडानी, अंबानी, रिलायंस इन्होंने लेना शुरू कर दिया है। रॉयल इंटरनेशनल, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज आपके कल्याण में भी शुरू हो गए हैं। अब मुझे बताओ यहां पर स्कॉलरशिप मिलती है? दोनों आर्टिकल जिसका आप इस्तेमाल कर रहे थे वो खत्म है। बाकी के आर्टिकल का हमने पढ़ाई भी नहीं किया, उससे पहले ही अब संविधान को हटाया जा रहा है। इस देश में सबसे बड़े लूजर्स अगर कोई होंगे, अगर संविधान खत्म हो जाए तो वो हम होंगे। क्योंकि आज तक हम सिर्फ उसी सपोर्ट सिस्टम के ऊपर जिंदा थे, उस सपोर्ट सिस्टम के ऊपर ही जिंदा थे। अब वो सपोर्ट सिस्टम हटाया जाएगा, सबसे बड़ी लॉस हम लोगों का होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल देख लो ना, 2018 में इस देश का संविधान जलाया गया ऑल ओवर इंडिया। कुछ यूपी में, कुछ राजस्थान में, महाराष्ट्र में उसकी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी। ऑल ओवर इंडिया 1 लाख से 1.5 लाख लोग रास्तों के ऊपर थे संविधान जलाने का विरोध करने के लिए। इस देश की पॉपुलेशन कितनी है? 132 करोड़। 132 करोड़ में से 1 लाख लोग संविधान को बचाने के लिए रास्तों के ऊपर आते हैं। प्रोपोर्शन निकालो, रेशियो निकालो, नॉट अ 1%। 1% लोग भी इस देश के संविधान को बचाने के लिए रास्तों के ऊपर नहीं है। क्या यह संविधान मुसलमानों के लिए नहीं है? क्या यह क्रिश्चियनों के लिए नहीं है? क्या पारसियों के लिए नहीं है? सिंधियों के लिए नहीं है? जैनों का नहीं है? तो वो क्यों नहीं विरोध कर रहा है? जब संविधान हटेगा तो ये लोग भी, इनका भी तो नुकसान होगा। तो ये क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? वो इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन 72 और 74 इयर्स में जितना भी संविधान का इस्तेमाल करना चाहिए था वो उन्होंने कर लिया है, तुमने नहीं किया। सबसे बड़ा नुकसान हमारा होने वाला है क्योंकि हमने संविधान का इस्तेमाल किया ही नहीं था। उससे पहले ही संवैधानिक अधिकार आप खत्म कर रहे हो, उससे पहले ही खत्म कर रहे हो। और इसलिए आज हम सोशल इकोनॉमिकल इस मूवमेंट के ऊपर उतरे हैं क्योंकि आगे चलकर हमारे सारे अधिकार ये खत्म करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं।
मेरे पास उतना समय नहीं कि मैं डिटेल में आपको वो समझा सकूं। और इसलिए आज हम बाबा साहब अंबेडकर जी के उन कॉन्स्टिट्यूशंस को, बाबा साहब के लिखे हुए ग्रंथों को, उसको अध्ययन कर रहे हैं और किस तरह से हम सोशियो इकोनॉमिक काम कर सकते हैं उसके ऊपर मैं ये काम कर रहा हूं। अब मेरे ख्याल से दिसंबर चल रहा है। 1 अप्रैल को हमारे ही लोग बधाई देते हैं, जहां पूरा कंट्री अप्रैल फुल डे मनाता है, हम लोग बधाई देते हैं की बाबासाहेबांच्या प्रॉब्लेम ऑफ रुपीवर आरबीआई की स्थापना है ना। आरबीआई के स्थापना दिवस को हम लोग मनाते हैं। कोई नहीं मनाता इंडिया में, सिर्फ हम मनाते हैं। मेरे ख्याल से आरबीआई का गवर्नर भी नहीं मनाता होगा। वो आरबीआई का स्थापना दिवस हम मनाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी के लिखे हुए ग्रंथ पर आरबीआई की स्थापना हुई। और वो बाबा साहब का ग्रंथ क्या है? बाबा साहब का थीसिस है। रिसर्च करने के लिए कितना समय लगता है पता है आप लोगों को? कितना कहां जाना पड़ता है, कितनों के इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं, कितनों के पैर पढ़ने पड़ते हैं, रिसर्च गाइड लेने के लिए कितना मुश्किल होता है। ये रिसर्च करके बाबा साहब के रिसर्च के ऊपर ये आरबीआई बनी। ब्रिटिशरों को बाबा साहब के रिसर्च में तथ्य दिखाई दिया, उन्होंने वो आरबीआई बनाई और आज ये आरबीआई भारत सरकार के हाथ में। मेरे ख्याल से अब ये टर्म यूज करना बंद कर देना चाहिए भारत सरकार। 7-8 साल हो गए मैं तो ये टर्म सुनता ही नहीं। आपने सुना? भारत सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, अभी ये टर्म आया। मैं इतिहास का भी अभ्यासक हूं। इससे पहले भी कई सारे प्राइम मिनिस्टर्स बने, कभी अपने नाम के ऊपर उन्होंने सरकारें नहीं बनाई। जैसे मनमोहन सिंह सरकार। तो आज मोदी सरकार, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है भारत सरकार का। कॉन्स्टिट्यूशन ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, भारत सरकार को दिया गया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो मोदी सरकार का डॉक्यूमेंट क्या है? मोदी सरकार किस डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रही है? वो मनु के कानून के ऊपर, मनु के विधान के ऊपर काम कर रही है। इसलिए वो भारत सरकार यूज नहीं करती, क्योंकि भारत सरकार बोलो तो संविधान आ जाएगा, मोदी सरकार बोलो तो मनुस्मृति है। और आज बाबा साहब अंबेडकर जी के लिखे हुए प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उन्होंने, बाबा साहब ने किए हुए रिसर्च का इस्तेमाल मोदी अपने लिए कर रहा है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट्स अ बैंकर्स बैंक। ये लोन नहीं लेती, ये अकाउंट भी आपका नहीं लेती, आपके पैसे नहीं लेती, कुछ नहीं लेती। वो बैंकों के ऊपर नियंत्रण करती है। कैश रिजर्व्स, कोई बैंक अगर लिक्विडिटी होने जा रही है तो वो एक अलग मुद्दा है। तो आरबीआई इज अ बैंकर्स बैंक। लेकिन आज आरबीआई को भी अपना काम बदलना पड़ा है। पहली बार आरबीआई के इतिहास में आरबीआई ने लोन दिया है बीजेपी को, गवर्नमेंट को लोन दिया। उनसे लोन ले रहे हो, गोल्ड रिजर्व तोड़ रहे हैं, गोल्ड रिजर्व तोड़ रहे हैं। आपके आरबीआई के क्या गवर्नर थे? रघुराम राजन। वो इस्तीफा देकर देश छोड़कर चले गए कि मैं नहीं कर सकता ये सब काम। उनके बाद भी एक गवर्नर को लाया गया जो डिमोनेटाइजेशन के समय उनको लाया गया, उनसे और कुछ मांग करवाई गई, उन्होंने भी कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वो भी चले गए। अब आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई के ही हिस्ट्री में पहला गवर्नर है जो हिस्ट्री में पीएचडी है, जिसको अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है, वो इतिहास का पदवीधर है। हिस्ट्री का आदमी इकोनॉमी चला रहा है। सबसे बड़ी निंदा है इस देश की कि एक हिस्ट्री का ग्रेजुएट वो इकोनॉमी के ऊपर, उसको पता भी नहीं इकोनॉमी क्या होती हुई। अब मुझे बताओ, रिसर्च बाबा साहब का, बधाई हम दे रहे हैं, इस्तेमाल मोदी कर रहा है, हमारा रिप्रेजेंटेशन है? बाबा साहब के रिसर्च पर सबसे पहला अधिकार किसका होना चाहिए? हमारा होना चाहिए। हमारा बाबा साहब के रिसर्च पर अधिकार होना चाहिए, लेकिन हम बाबा साहब के रिसर्च को पढ़ भी नहीं रहे हैं
और वो बाबा साहब का इस्तेमाल रोज कर रहे हैं, हमारा ध्यान वहां पर नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है। इसलिए पिछले साल मैंने, हमारे लोग ये सब बधाई देते रहते हैं बाबा साहब की आरबीआई की स्थापना, बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर आरबीआई की स्थापना। हमने कहा कितने साल बधाई लोग। हमने उस समय निर्णय लिया कि नेक्स्ट ईयर हम लोग बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर बधाई नहीं देंगे। बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर आरबीआई की निर्माण हुआ, आरबीआई की स्थापना हुई, इसके लिए हम बधाई नहीं देंगे। हम अपने बौद्धों की खुद की बैंक बनाकर बाबा साहब को अभिवादन करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ रूपीवर जर आरबीआई बनू शकते तर प्रॉब्लम ऑफ रूपीवर बुद्धिस्ट बैंक ऑफ इंडिया का बनू शकत नाही। उसके लिए हम काम कर रहे हैं और यही समझाने के लिए मैं आप लोगों के पास आया। इसलिए हमने सभा सम्मेलन में इसको वर्कशॉप रखा कि ये समझाना है आप लोगों को बाबा साहब के रिसर्च का, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन का, बाबा साहब के धम्म का इस्तेमाल भी वो लोग कर रहे हैं, धम्म का भी। क्योंकि मैं वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे जाता हूं बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करने, क्या सुनने मिलता है मुझे? ओह, यू आर फ्रॉम इंडिया, दिस टाइम यू आर वेरी लकी, इस बार तुम लोग बहुत भाग्यवान हो। मतलब कैसे? यू गॉट अ बुद्धिस्ट प्राइम मिनिस्टर, तुमको एक बहुत प्रधानमंत्री मिला है। ये मुझे बाहर जाकर सुनने मिलता है। मेरे फेसबुक लाइव पर 2019 के, यानी ये लॉकडाउन होने से पहले, वियतनाम की यूनाइटेड नेशंस की वियतनाम की हमारी कॉन्फ्रेंस है जिसमें 128 देशों के लोग और वो भी मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स, इंटरनेशनल मिनिस्टर्स शामिल है। भारत से कौन है? वेंकैया नायडू। मेरे फेसबुक पेज पे लाइव वीडियो आप देख सकते हो। और वो वहां जाकर क्या कहता है कि इंडिया में बुद्धिज्म को गांधी ने रिवाइव किया। दिस वाज द ऑफिशियल स्टेटमेंट। मेरे फेसबुक लाइव पेज पे रिकॉर्ड है। उसे पता नहीं था कि इंडिया की, उसको लगा कि इंडिया की ओर से सारे तिवारी त्रिपाठी बैठे होंगे, वही बैठते हैं वहां पर, वही सब लोग हैं। यानी हमारा धम्म भी वो लेकर चले गए, हमारी इकोनॉमी के ऊपर वो काम कर रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लेकर गए। हम क्या कर रहे हैं पता है? बुद्ध की स्टैचू मांग रहे, कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें लेकर आ रहे और उसको हाथ कर। बाबा साहब के अब हम अनुयायी नहीं रहे, ऑफिशियली कह रहा हूं। ये 14 अक्टूबर 5 अक्टूबर को मैं नागपुर में था, मेरी शामनेर दीक्षा थी। लाखों लोग उस दिन आते हैं। भारत सरकार की ओर से अभी 1 जनवरी को भी पत्रक निकलेगा, भारत सरकार का स्टैंप लगा हुआ। भारत सरकार की ओर से क्या कहते हैं? येणाऱ्या भक्तांचं स्वागत है। ऑफिशियली मेरे पास पिछले साल का 1 जनवरी का लेटर है कलेक्टर का कि किस तरह से अरेंजमेंट की गई है। तो उस लेटर में हमारे लिए वर्ड यूज किया गया है भाविक, की हे जी लाखो भाविक येणार आहेत त्यांनी अशा रस्त्याने यायचं आहे, ही व्यवस्था भाविकांसाठी केलेली आहे। अभी 6 दिसंबर में भी हम लोगों के लिए भाविक शब्द का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। आता आम्ही बाबासाहेबांचे अनुयायी राहिलो नाही, आम्ही बाबासाहेबांचे भक्त झालेलो आहोत। ये पूरी व्यवस्था हमें बाबा साहब का भक्त बनाने के लिए काम कर रही है। व्हाट डू यू मीन बाय भक्त? भक्त का मतलब है कि आप लोग सिर्फ फोटो में, जयंती में और महापरिनिर्वाण दिन में ही उतने ही दिन अपने महापुरुष को, महामानव को अभिवादन करो, बाकी उनको पढ़ने का काम नहीं करना। अनुयायी का काम क्या होता है? अनुयायी भी फोटो लेकर आता है, अनुयायी भी कैंडल लगाता है, अनुयायी भी अगरबत्ती लगाता है और हाथ जोड़ के कहता है कि बाबा साहब जहां पर आपका काम रुका हुआ है वो आगे लेकर जाने का काम मैं करूंगा। वो अनुयायी है। अब ये लोग अनुयायियों की संख्या कम कर रहे हैं और भक्तों की संख्या बढ़ा रहे हैं। ये काम हो रहा है और इसलिए हम लोग बाबा साहब के इन विचारों के ऊपर कैसे काम किया जाए उसका सारा आकलन कर रहे हैं।
आज बुद्धिज्म भी वो हमारा चुरा कर लेकर गए। हम लोग पीछे लग रहे हैं। हमारे भी कल तक तो नेता काम कर रहे थे, अभी अभिनेता भी छोड़ दिए। हमारे लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। श्रीलंका की मूर्ति लाओ, थाईलैंड की मूर्ति लाओ। बाबा साहब ने भी ये कहा है अपने 15 अक्टोबर के स्पीच में। बाबा साहब ने आदेश दिया कि आता घरातल्या घरात खूप झालं, भारत में बहुत हुआ, अब भारत के बाहर जाकर दिखाओ, अब भारत के बाहर जाकर दिखाओ। हमारे लोग अब भारत के बाहर जा रहे हैं और आते समय क्या लेकर आ रहे हैं? बुद्ध की मूर्तियां लेकर आ रहे हैं। क्या बाबा साहब ने हमें बुद्ध की मूर्तियां लाने के लिए भारत के बाहर जाने के लिए कहा था? मैं भी अभी गया था थाईलैंड में। हमारी ये वर्ल्ड फ्रेंडशिप ऑफ बुद्धिस्ट की कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें अनेक देशों के मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स, इंटरनेशनल मिनिस्टर्स वहां पर थे। इंडिया में वापस आते आते जो लोग मुझे ये कहते थे, सिर्फ 2 कॉन्फ्रेंसेस में गया हूं, 2018 की, 19 की और अभी 22 की, क्योंकि बीच में लॉकडाउन था तो वो कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन सिर्फ ऑनलाइन होता था। 2 कॉन्फ्रेंसेस गया हूं। पहले कॉन्फ्रेंसेस में जो लोग मुझे कहते थे कि यू गॉट अ बुद्धिस्ट प्राइम मिनिस्टर, आज वापस आते आते मैं उन सबको मिलकर पकड़ पकड़ के उनको समझाया कि भारत में क्या चल रहा है। वापस आते आते उन्होंने क्या कहा? ओह, सो नरेंद्र मोदी इज अ फेक बुद्धिस्ट। शुरुआत हुई थी कि यू गॉट अ बुद्धिस्ट प्राइम मिनिस्टर। ये 22 की कॉन्फ्रेंस करते करते वो लोग, उनको मैंने एक्सपोज किया है। और मुझे आज श्रीलंका, ताइवान और कोरिया ने उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ अगर कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस करना है तो आपको ही हम पहले कांटेक्ट करेंगे, फिर इंडिया से कांटेक्ट करेंगे। आज मैं इंडिया में, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट अब मैंने साइन किए हैं। अब मुझे श्रीलंका जाना है, ताइवान जाना है, कोरिया जाना है और वहां पर हम लोग हमारे बच्चों को ट्रेन करके वहां भेजेंगे। आज मेरे पास 5.5 से 7 हजार करोड़ का बिजनेस मैं आज इंडिया में लेकर आया हूं और ये बिजनेस हम अपने बहुओं को देंगे। हम अपने बहुत एंटरप्रेन्योर्स तैयार करेंगे और वहां पर देंगे। ये तो है एंटरप्रेन्योरशिप का बात, लेकिन आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी बैंकिंग व्यवस्था के लिए। इसके लिए भी बाबा साहब ने एक कानून बनाया। आप लोग गूगल कर लो कि हाउ टू स्टार्ट अ बैंक। हमें बैंक बनाना है तो क्या करना होगा? आपके पास पहले ही आ जाएगा कि आरबीआई को आपको 100 करोड़ देना होगा। 100 करोड़ दे सकते हैं क्या हम लोग? नहीं दे सकते। वैसे तो दे सकते हैं। 2100 करोड़ जो समाज बाबा साहब की जयंती पे खर्च कर सकता है, वो 100 करोड़ की बैंक भी बना सकता है, लेकिन हम समझते हैं कि नहीं दे सकते। चलो, इसलिए बाबा साहब ने और एक कानून बनाया कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में या उद्योजक में अगर हम आना चाहे तो हमारे पास तो 100 200 करोड़ रुपए तो है नहीं, 500 करोड़ रुपए तो है नहीं, तो हम लोग क्या कभी उद्योजक बन ही नहीं पाएंगे? तो बाबा साहब ने एक कानून बनाया। उस कानून का नाम है कोऑपरेटिव एक्ट। कोऑपरेटिव एक्ट हमारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। सहकार चळवळ माहिती है? या सहकार चळवळी, सहकार हा शब्द उच्चारल्या कोणता नेता तुमच्या समोर उभा राहतो? येस, कायदा बाबासाहेबांनी केलाय का? तर आमच्याकडे पैसे नाही म्हणून एकमेकांचं सहकार्य करून आपण ते पैसे उभे करू। या कायद्याचा वापर कोण करतोय? शरद पवार। शरद पवारांची याच कायद्यानुसार साखर कारखाने आहे, दुग्ध व्यवसाय आहे, जिल्हा मध्यवर्ती बँक आहे, सूतगिरण्या आहे, सगळं जे म्हणा ते सगळं शरद पवारांनी त्यांचं युटिलायझेशन केलेलं आहे। युटिलायझेशन केलं ऑन स्पेसिफिक बैंकिंग। बाबा साहब के इस कानून का इस्तेमाल किन लोगों ने किया है पता है? गूगल पे जाके सारस्वत बैंक टाइप करो। अब मुझे बताओ, सारस्वत मुसलमानों में आते हैं, क्रिश्चियनों में आते हैं, पारसियों में आते हैं, जैनों में आते हैं कि ब्राह्मणों में आते हैं? ब्राह्मणों की लोक संख्या पता है कितनी है? 3.5%।
3.5% के लोगों ने बाबा साहब के इस कानून के ऊपर काम करते हुए अपनी एक बैंक बनाई जिसका नाम है सारस्वत बैंक। आज वो बैंक 58 कंट्रीज में है, 58। गूगल विकिपीडिया सर्च कर लो, सारस्वत बैंक का विकिपीडिया। 58 कंट्रीज एंड मोर देन 9 करेंसीज में वो काम करती है, मोर देन 9। कानून बाबा साहब का, इस्तेमाल ब्राह्मण कर रहे हैं। हम अकाउंट उनके बैंकों में खोल रहे, हम उनसे लोन मांग रहे हैं, हम उनसे लोन मांग रहे हैं। सारस्वत ब्राह्मण कर सकता है, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं उन्होंने क्यों किया करके। हमको क्यों नहीं करना है, हम क्यों नहीं कर रहे, हम कब करेंगे। आज से 100 साल पहले उन्होंने ये काम किया, अब वो कोऑपरेटिव एक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, तो हम कब करेंगे। और अगर सहकार्य कोऑपरेशन हम एक दूसरे का करें तो हम अपनी इकोनॉमी खड़ी कर सकते हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटी खड़ी कर सकते हैं, एजुकेशन खड़ा कर सकता है, पॉलिटिक्स भी खड़ी कर सकते हैं अगर हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें। संगठित हुआ, यही कहा ना बाबा साहब ने, संगठित हुआ। बाबासाहेबांचं ब्रीद वाक्य काय? थोडं मी विसरलो होतो, म्हणून तुमच्याकडनं ऐकून घ्यावं, पण हे चुकीचं आहे। बाबासाहेबांनी कधीही हा नारा दिला नाही की शिका, संघर्ष करा, संघटित व्हा। बाबासाहेबांचा हा नारा इंग्लिश मध्ये आहे, टू एज्युकेट अँड टू ऑर्गनाइज। टू एज्युकेट, यू कॅन यूज गुगल ट्रान्सलेट। टू एज्युकेट जर टाकलं आणि मराठीमध्ये जर त्याचं ट्रान्सलेशन ऐकलं किंवा हिंदीमध्ये ऐकलं तर त्याचा अर्थ होतो शिकवा, नॉट शिका। आम्ही काय केलं, बाबासाहेबांनी सांगितलं शिका, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। हम 10वीं पास हो गए, 12वीं पास हो गए, ग्रेजुएट हो गए, IAS हो गए, IPS हो गए, शादी कर ली, और वो सारा एजुकेशन का इस्तेमाल सिर्फ बीवी बच्चों से, सिर्फ बीवी बच्चों से, घर तक। इसलिए बाबा साहब ने शिक्षित बनो नहीं कहा, शिक्षित करो कहा। शिक्षित करो वाले भी 10वीं पास होते हैं, 12वीं पास होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, PhD होते हैं, और जो समाज शिक्षित नहीं हुआ है वो उनके पास जाते हैं और उनको शिक्षित करने का काम करते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा शिक्षित करो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जिनको ये एक्ट नहीं पता, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, जिनको धम्म नहीं पता, ये हमारा काम है उनके पास जाकर ये समझाना। ये हमारा काम है। उन अनपढ़ लोगों के पास, अडाणी लोकांपर्यंत आम्हाला जायचंय। आम्ही आमच्या वस्तीत जातोय का? IAS झालेला माणूस, IPS झालेला माणूस, मी आमच्या ठाणे हिरानंदानीकडे एका कार्यकर्त्याच्या घरी गेलो आणि त्याच्याच बाजूला एक छोटंसं विहार होतं, तिथे कार्यक्रम होता। मग त्यांनी मला बोलवलं की तुम्ही आमच्याकडे या, चहा पाणी, मग आपण कार्यक्रमाला जाऊ। मग आम्ही खाली गेलो आणि ते झोपडपट्टीत तो कार्यक्रम होता। माझे सगळे कार्यक्रम झोपडपट्टीतच असतात। उच्चभ्रूंच्या घरी मी कमी जातो आणि माझे हे सगळे कार्यक्रम इथे असतात। आणि मग त्या वस्तीतल्या लोकांनी सांगितलं की सर, ही लोक आज तुमच्या सोबत आलीत, हे आमच्या बाजूला राहून पण आमच्या गल्लीत येत नाही। बाजूला राहू नये म्हणजे या बाजूला झोपडपट्टी आणि या बाजूला जवळपास 30-40 माळ्याची हिरानंदानीची बिल्डिंग। हिरानंदानीमध्ये राहणारा माणूस झोपडपट्टीत जायला तयार नाही। कसं शिक्षित होणार ती लोक? कसं त्यांना धम्म कळणार? कसं त्यांच्यापर्यंत आपण जाणार? काल मला वाटतं आम्ही काल परवा ठाण्यातच होतो, एक ठाण्यामध्ये कशा पद्धतीने आम्ही सिटीमध्ये राहतोय ही डोळ्याने आम्हाला एकदा बघितलं पाहिजे। खरंच आम्ही माणसं म्हणून म्हणायच्या, पण आम्हाला त्यांनी तो दर्जा, आम्ही याच्यात सांगितलं ना, दर्जाची समानता आम्हाला मिळाली पाहिजे। आहे आम्हाला दर्जाची समानता? आणि म्हणून आज आम्हा लोकांना आमच्या अर्थव्यवस्थेवर काम करायचं। या कोऑपरेटिव एक्ट नुसार, इस कोऑपरेटिव एक्ट के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोगों को संगठित होने के लिए कहा है। सारस्वत बँकेच्या धर्तीवर जर तुम्हाला तुमची बैंक उभी करायची असेल तर हर एक जिले में आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और कितने लोगों में इकट्ठा होना पड़ेगा? सिर्फ 4000 लोग।
चैत्यभूमि में इस साल 20 लाख लोग आए। हर फ्रंट पेज पर फोटोज। सोचो 20 लाख लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए चैत्यभूमि में आ रहे हैं। क्या वो लोग हर जिले में 4000 लोगों का संगठन नहीं बना सकते? 4000 लोग, और वो भी हमारा ये इतना बड़ा थाने डिस्ट्रिक्ट है, पालघर तक है या नवी मुंबई तक है या आपके वांगली तक है, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। क्या 4000 संख्या में इकट्ठा नहीं हो सकते? अब हमको सरकार को देने हैं 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़। लेकिन क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह कानून बनाया है, इसलिए हमारे लिए स्पेशल प्रोविजन रखा हुआ है। आम्ही स्पेशल प्रोविजन काय वापरल्या? नोकरी आणि स्कॉलरशिप। आता त्या स्पेशल प्रोविजन संपल्या। आता दुसरी स्पेशल प्रोविजन सांगतो, तुम्हाला 100 कोटी रुपये द्यायची गरज नाही, तुम्हाला फक्त 1 कोटी रुपये द्यायचे। आणि 1 कोटी लोक 1 कोटी रुपये ही एकाला द्यायचे नाही, 4000 लोकांनी आपसात ते 1 कोटी रुपये वाटून तेवढा शेअर घ्यायचा आहे। म्हणजे एका व्यक्तीने 2500 रुपये द्यायचे। 1 कोटी आम्ही देऊ शकत नाही, 2500 तर देऊ शकतो। कल्याणमध्ये आम्ही राहतो, मला वाटतं 2500 महिन्याला तुम्ही नुसतं ऑटो, रेल्वे पास किंवा एखादं नाटक बघायला तुम्ही खर्च करत असाल। हे लाईफ टाइम मध्ये एका व्यक्तीकडनं एकदाच घ्यायचे। या 2500 रुपयाचा आम्ही आमचा शेअर ठेवल्यानंतर आम्हाला द्यायचे किती होते सरकारला? 100 कोटी। सरकार म्हणजे आरबीआयला 100 कोटी द्यायचे होते। पण बाबासाहेबांच्या या स्पेशल प्रोव्हिजन नुसार आम्हाला 1 कोटी रुपये द्यायचे। मग उरलेले पैसे कोण देणार? उरलेले पैसे जसंही तुम्ही तुमचे 1 कोटी तयार ठेवले, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक त्यांचे 100 कोटी रुपये तुमच्या अकाउंट मध्ये ट्रान्सफर करतात। हा कॉपरेटिव्ह ऍक्ट आहे, तुमच्यासाठी स्पेशल प्रोव्हिजन आहे, पण हा ऍक्ट आम्ही आजही वापरायला तयार नाही। नावाड तुमच्या बँकेच्या अकाउंट मध्ये पैसे ठेवते, म्हणजे तुमचे पैसे तुमचे सेफही राहतात, वरतून तुम्हाला हे करोडो रुपये वापरायला मिळतात। आणि या 4000 लोकांची अर्थव्यवस्था या ठाणे जिल्ह्यामध्ये उभी राहते। या 6 डिसेंबरला मला एक अर्ज आला, मेरे पास एक गृहस्थ आया और उन्होंने मुझे एक एप्लीकेशन दिया। वो एप्लीकेशन था कि उनकी बेटी 2020-21 इस एकेडमिक ईयर में ठाणे जिल्ह्यातच मला वाटतं वाशीला डी.वाय. पाटील कॉलेज है, उस डी.वाय. पाटिल मेडिकल कॉलेज में उस बच्ची का एडमिशन हो गया है। ऐसे नहीं कि होने वाला है, उसको एडमिशन हो गया है। मेरा एक बॉम्बे हाईकोर्ट का वकील है, एडवोकेट है, टॉप वकील है, वो 2017 या 15 में मेरे पास आया था और मुझे कहा था कि मेरा बेटा 12th पास हो गया है, एमबीबीएस के लिए सीट चाहिए डी.वाय. पाटिल में, आपका रेफरेंस मिला तो मिल जाएगा। मैंने कहा मैं तो ये काम करता नहीं हूं, किसी पॉलिटिशियंस के पास से लेटर ले लूं। तो वो उसके पास चला गया। तो मैंने 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद हम लोग जब कोर्ट में मिले तो मैंने उनको पूछा, हो गया आपका बेटे का काम हो गया? बोला हाँ हो गया। वो तो किसके लेटर से हुआ? उन्होंने लेटर से नहीं हुआ, डोनेशन देना पड़ा। मतलब कितना दिया? 2 करोड़ रुपए। एक एमबीबीएस सीट की 2015 में रेट चल रहा था 2 CR, मेरे ख्याल से आज वो 4 CR है। 4 करोड़ रुपया आज एमबीबीएस की एक सीट के लिए, इंजीनियरिंग की सीट के लिए 75 लाख रुपए से आगे रेट चल रहा है डोनेशन, तब जाके आपके बच्चों को एडमिशन मिलता है। यहां पर इस बच्ची को अपने परसेंटेज के ऊपर मिला था, अपने परसेंटेज के ऊपर उसको डी.वाय. पाटिल में एडमिशन मिला हुआ है। आज भी वो डी.वाय. पाटिल में है। वो 2020-21 में उसमें एडमिशन उसको मिल गया था और उसके पिताजी मेरे पास अर्जी लेकर आए। उनका फैमिली इनकम है 1 साल का एनुअल इनकम 30,000 रुपीज। 30,000 रुपए फैमिली कमाने वाली फैमिली की बच्ची आज डी.वाय. पाटिल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। उसका सालाना 5 साल का फीस स्ट्रक्चर उन्होंने मेरे सामने रखा। 2020-21 में 35 लाख देने हैं, 21-22 में 35 लाख देने हैं, 22-23 में 35 लाख देने हैं, 23-24 में 35 लाख देने हैं और 24-25 में 35 लाख देने हैं। ऐसे 5 साल 35 लाख रुपए उसे ऑफिशियल ट्यूशन फी देनी है। ऑफिशियल
कोई अंडर द टेबल या डोनेशन नहीं, लिखित 35 लाख रुपए देने। अब वो मेरे पास आए कि 30,000 रुपए एनुअल इनकम होने वाले हम लोग 35 लाख कहां से लाएंगे? उस बच्ची को 2020-21 से लेकर आज तक एग्जाम में बैठने नहीं दिया है। सोचो, 20 लाख लोग हम बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आ रहे हैं 6 दिसंबर को ही, और ये 6 दिसंबर को ये बाप मेरे पास रो रहा है कि मेरी बच्ची को पढ़ाई करने से रोका गया है, एग्जाम देने से रोका गया है। बताइए, क्या उस 20 लाख लोग बाबा साहब को अभिवादन कर रहे हैं और एक बच्ची हम डॉक्टर नहीं बना पा रहे हैं? क्या हमारा अभिवादन सही में बाबा साहब तक जा रहा है? क्या हम सही में बाबा साहब को अभिवादन कर रहे हैं कि हम आज 2022 में हम अपना एक डॉक्टर नहीं बना पा रहे? मैंने उनको पूछा कि आप बैंक्स के पास क्यों नहीं जाते, एजुकेशन लोन की व्यवस्था है? तो उन्होंने मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेटर दिखाया। आज भी वो एप्लीकेशन मेरे गाड़ी में है, और उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लिख कर दिया है कि हम आपके बेटी को लोन नहीं देंगे, क्योंकि काय म्हणतो ना आपण गहाण ठेवण्यासाठी तारण त्यांच्याकडे काहीच नाही, जे घर आहे त्याची तेवढी व्हॅल्यू नाही। एजुकेशन लोन ये प्रोविजन है कि जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो तब तक बैंक आपको चार्ज नहीं करती, इंस्टॉलमेंट्स नहीं लेती, रीपेमेंट नहीं होती। जब आप नौकरी में लगते हो तब रीपेमेंट शुरू हो जाता है। अब ये बच्ची 5 साल के बाद डॉक्टर बन जाए, क्या उसका 35 लाख रिफंड नहीं कर पाएगी? आराम से कर पाएगी, लेकिन एसबीआई ने वो लोन नहीं दिया। आप लोग गूगल कर लो, रघुराम राजन ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके भारत के लोगों को बताया कि जिस एसबीआई ने आज हमारे बच्चे को लोन नहीं दिया, उसी एसबीआई ने अडानी के 72,000 करोड़ रुपए माफ किए। रघुराम राजन का ट्वीट है ये, एक्स आरबीआई गवर्नर। देखो, 72,000 करोड़ रुपए अडानी के मोदी के कहने पर एसबीआई ने माफ किया है। वही एसबीआई हमारे बच्चों को रीपेमेंट के शेड्यूल पे भी हमारे बच्चों को लोन नहीं दे रही। उस समय मैंने वहीं से, चैत्यभूमि से ही मैंने वीडियो किया कि ये परिस्थिति है। आज हमारी बैंक अगर खड़ी होती, क्या हम हमारे बच्चों को लोन नहीं दे सकते थे? क्या हम हमारे डॉक्टर इंजीनियर नहीं तैयार कर सकते थे? 72 years, 74 years ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारी खुद की बैंक नहीं है। जिनके वजह से इस देश में बैंकिंग सिस्टम है, उनके लोगों की बैंकिंग सिस्टम नहीं है। बाबा साहब की वजह से बैंकिंग सिस्टम है इस देश में, लेकिन उनके ही लोगों की बैंकिंग सिस्टम नहीं है। एजुकेशन सिस्टम बाबा साहब की वजह से इस देश में है, और हमारी खुद की एजुकेशन में कोई वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और इसलिए आज हम लोग आपके सामने ये कानून लेकर आए हैं कि इस कानून के तहत 4,000 लोगों ने 2,500 रुपए अगर निकाले, और ये मैं डोनेशन नहीं मांग रहा, ये डोनेशन नहीं है, जो 2,500 रुपए दे रहे हैं, दे विल बी द ओनर्स ऑफ द बैंक। शेयर होल्डर आर द ओनर्स। मैं आपको आपके 2,500 रुपए लेने के लिए नहीं आया, बल्कि आपके 2,500 रुपए से हर महीने 25,000 रुपए आपको डिविडेंड मिले, ऐसी व्यवस्था करके देने के लिए आया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके उन 4,000 लोगों को, उनके परिवार के, उनके बच्चों को, ये ब्रांच मैनेजर्स, ये बैंक्स चलाने के लिए जो भी एम्प्लॉइज लगेंगे, माइंड लगेगा, ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, ये इन 4,000 लोगों का लगेगा। और इतना ही नहीं, जितना भी बिजनेस में भारत में लेकर आ रहा हो, ये सारा बिजनेस हमारे ही बैंक के अकाउंट में होगा। हमारा पैसा हम अब ब्राह्मणों के बैंक में नहीं रखेंगे। जो ब्राह्मणों की बैंक हमारे बच्चों को लोन नहीं देती, ये लोन देते किसके पैसे से? हमारे पैसे हमारे हैं ना। यहां पर बैठा हुआ कोई ना कोई तो एसबीआई का बैंक होल्डर हो, अकाउंट होल्डर होगा। नहीं, देखो एक इधर ही एसबीआई के पैसे तुम्हारे हैं। आपको पता है, एक
खबर चली है कि अडानी इज द रिचेस्ट, है ना? ये आधी खबर है। अडानी इस देश का सबसे अमीर आदमी है, ये आधी खबर है। पूरी खबर ये है कि अडानी इस भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला आदमी अडानी। दिस इज अ रियल न्यूज। मैं किसी के ऊपर झूठे एलिगेशंस नहीं करता। अडानी कल को मेरे ऊपर डिफेमेशन कर सकता है, मैं खुला उसको आमंत्रण देता हूं अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। अडानी इज द हाईएस्ट लोन जिसने लिया हुआ है, वो सबसे ज्यादा लोन लेने वाला आदमी अडानी। अब लोन किसके पैसों से लिया है? हमारे, यानी पैसे हमारे हैं और व्यवस्था उनकी। कल तक हम नारे दे रहे थे ना राजनीति में, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। एक नारा हमको यहां भी देना चाहिए, नोट हमारा और बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अगर नोट हमारा है तो बैंक भी हमारी होनी चाहिए, और उस बैंकिंग सिस्टम को हम इस देश में खड़े कर रहे हैं। अब आप कहोगे आप तो ठाणे जिला मध्य मर्यादित काम कर रहे हो, ठाणे जिले में लिमिटेड हो। हाँ हूं, 3 साल का नियम है, ठाणे जिले के बाहर हम नहीं जा सकते, लेकिन अकाउंट हम ऑल ओवर वर्ल्ड से ले सकते हैं, अकाउंट होल्डर ऑल ओवर वर्ल्ड से हो सकते हैं। 3 साल बाद हम लोगों को अथॉरिटी मिल जाती है मल्टी डिस्ट्रिक्ट और मल्टी स्टेट। ब्राह्मणों की बैंक सारस्वत बैंक को 58 कंट्रीज में जाते जाते 100 साल लग गए। 100 साल। मैं बाबा साहब अंबेडकर जी की इस बैंक को ऑल ओवर वर्ल्ड जाने के लिए 20 साल में इसको लेकर जाऊंगा। 20 साल में 3 साल ठाणे डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे, और आज ही हमने सारे डिस्ट्रिक्ट को और सारे स्टेट्स को यह बता दिया है कि हम ये काम कर रहे हैं। आप लोग भी रेडी रखो आपके 4-4 हजार लोग, और जैसे ही हम ये 3 साल पूरे करें, ये बैंक उसी दिन नेशनलाइज बैंक में रूपांतरित हो जाएगी। ऐसा हम काम करेंगे, ऐसा काम करने जा रहे हैं। इसमें आप लोगों का सहभाग जरूरी है, क्योंकि ये कानून ही वैसे है। बाबासाहेबने आपण म्हणतो ना बरोबर ती मेख लावून ठेवलेली आहे, कारण आमच्याकडे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेल्यानंतरही ते पद सोडत नाही। मेल्यानंतरही भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मेले तरी राष्ट्रीय अध्यक्ष, म्हणून इथे चालणार नाही। प्रत्येकाला एकच वाटा। मी आमच्या कार्यकारिणी म्हणून सर 100 शेअर मी घ्यायला तयार आहे। बोले सर असं होत नाही, प्रत्येकाला एकच, तुमचे फक्त 2,500 रुपये। म्हणजे उद्या आम्हाला क्लेमच करता येणार नाही की मी याचा राष्ट्रीय अध्यक्ष, माझ्या अध्यक्षतेखाली काम करा नाही। याचं संचालक मंडळ असेल, इलेक्शन पद्धत असेल, इलेक्शन 4,000 लोकांनी निवडलेलं संचालक मंडळच या संस्थेला चालवेल, अशा पद्धतीची काम आहे। बाबासाहेबांनी आम्हाला हे काम दिलं। काल मी एका लग्नाला गेलो होतो। खरं तर मी वैयक्तिक कार्यक्रमाला जात नाही, पण एक सामाजिक लग्न होतं ज्यामध्ये जवळपास 5,000 ग्रंथ वाटण्यात आले आणि सगळं प्रदर्शन इतिहासाचं भरवलं होतं स्टेजवर। आणि त्या स्टेजवर एक 5 बौद्धाचार्य उभे होते, 5 बौद्धाचार्य, आणि ते हातात म्हणतात, मी लग्न लावणार, तो म्हणतो मी लग्न लावणार नाही, मी बोलणार, आणि हातामध्ये बुद्धिस्ट सोसायटीचे लेटर्स। मी डोक्याला हात लावला, मी कशासाठी बाबासाहेबांनी तुम्हाला संस्था उभी केली आहे आणि तुम्ही काय करताय? काय बाबासाहेब आंबेडकरांनी लग्न विधी कशी लावायची म्हणून संस्था उभी केली? बाबासाहेब आंबेडकरांनी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाचा निर्माण केला की या संविधानाच्या माध्यमातून जर तुम्हाला सामाजिक आर्थिक काम करता आलं नाही, तर तुम्ही संस्थेच्या, या बौद्ध संस्थेच्या माध्यमातून स्वतःची व्यवस्था उभी करा। काय याचे उद्देश आहे माहिती आहे संस्थेचे? बाबासाहेबांनी दिलेले, टू एस्टॅब्लिश स्कूल्स अँड कॉलेजेस फॉर रिलीजियस अँड सायंटिफिक स्टडीज, to establish relief centers, hospitals and orphanages, to establish Buddhist seminaries. हे उद्देश आहेत आमचे। आणि आम्ही काय काम करतोय? विधी कशी लावायची, विधी कुणी लावायची, यासाठी बाबासाहेबांनी एक स्वतंत्र ग्रंथ तयार केला। तुम्ही आणलाय का सोबत? आणलाय ना? म्हणून तो आम्ही छापलाय लोकांसाठी। आम्हाला आमचं काम करू द्या। आमचं काम काय आहे? शाळा महाविद्यालय
तुमच्या बँक, तुमच्या हॉस्पिटल, तुमचे अनाथालय, तुमचे प्रेस, तुमचे बुद्धिस्ट सेमिनरी, हे काम आम्हाला करू द्या. लग्न लावण्यासाठी बाबासाहेबांनी संस्था उघडलेली नाही. तिथे मारामाऱ्या करू नका, तिथे भांडू नका, त्यासाठी भांडत बसू नका. आणि बाबासाहेबांनी पुस्तिका तयार करून दिली. काय म्हणतात माहितीये बाबा, एक जरा पहिलं पेज आणा. काय म्हणतात माहितीये बाबासाहेब प्रस्तावनेमध्ये? बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं लोगों को बुद्ध का तत्व ज्ञान बताना चाहता हूं, लेकिन हमारे लोग इंटरेस्टेड है सिर्फ बुद्ध पूजा पाठ में. ये लिखा हुआ है बाबा साहब ने प्रस्तावना. काय म्हणताय? काही वर्ग कुतूहलाच्या मर्यादेपलीकडे गेलेले दिसतात. त्यांना बौद्ध धम्माच्या वाङ्मयापेक्षा बौद्ध धम्मात पूजा पाठ कशा प्रकारे होते हे जाणून घेण्याचे वेळ लागलेले आहे. यानी हमको बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में पता नहीं, क्या है बुद्धा का टीचिंग, हमको उससे कोई लेना देना नहीं. बुद्धा की पूजा कैसे होती है बता. इसलिए बाबा साहब ने ये किताब उस समय अनेक देशों का दौरा करके बाबा साहब ने ये किताब बनाई. और इसलिए हमने ये किताब वापस इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो किताबें आ रही है वो सारी कर्मकांड से भरी हुई है. कर्मकांड से काय भीमस्तुती आठवते का कुणाला? काय दिव्य प्रभरत्न तू, साधु वरदान तू. साधु वरदान यानी बाबा साहब ने अपने बुद्धि से, अपने रिसर्च से, अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से कुछ नहीं किया. वो साधु का वरदान था, इसलिए बाबा साहब ने किया. ये हम बोलते हैं रोज अपने कार्यक्रमों में, अपने बुद्ध विहारों में. हमने बाबा साहब को भगवान अपने आप से ही बना लिया. साधु वरदान तू, अद्य कुल भूषण तू. इसलिए जितना बाबा साहब ने दिया है उतना वापस हमने प्रदर्शित किया है. ये किताब भी हमने आपके लिए यहां लाई है, ये भी जाते जाते लेके जाना. और इसका सारा पैसा जो है यह हमारी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के लिए जाने वाला है. ये भी आपको बता देता हूं क्या है. बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इकोनॉमी के ऊपर तो बता दिया मैंने. आज हमारे बच्चे, जैसे मैंने कहा रायन इंटरनेशनल कैम्ब्रिज, वो तो अच्छा हुआ लॉकडाउन की वजह से हमें पता चला हमारे बच्चे पढ़ते क्या है. मेरा पूरा परिवार घर के अंदर पूरा बुद्धिस्ट वातावरण होता है. कोई कर्मकांड, कोई भगवान का फोटो वीटो कुछ नहीं होता. लेकिन इन लॉकडाउन के ऑनलाइन लेक्चर्स में रोज हमारे घर पे वो काय म्हणतात त्याला, गायत्री मंत्र पढ़ा जाता था. रोज सुबह होते ही पहले गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्व. कारण ऑनलाइन लेक्चर त्याच्याशिवाय सुरुवातच व्हायची नाही. फिर मुझे पता चला यानी बच्चा हमारा, बच्चा बौद्धों का, उसको पाल में रहा हूं, उसको खाना में खिला रहा हूं, उसको टीवी में दिखा रहा हूं, उसको लैपटॉप में दे रहा हूं, उसको कपड़े में दे रहा हूं, उसको किताब में दे रहा हूं. और ब्राह्मण उसके दिमाग में अपना ब्राह्मणिज्म घुसा रहा है. ये बच्चा पैदा हम कर रहे हैं, इसलिए ये लोग बच्चे पैदा नहीं करते. उनको रेडीमेड आपके बच्चे मिल जाते हैं ना. बच्चे हम पैदा कर रहे हैं और वो उस स्कूलों के माध्यम से उनको हिंदुइज्म में लेके जा रहे हैं, स्कूलों के माध्यम से. और इसलिए हमने स्कूल अगर बनाया तो पढ़ाएंगे क्या? वही गणपतीचा भ भटाचा. कारण सिलेबस त्यांच्या हातात आहे, सिलेबस त्यांच्या हातात आहे, शाळा आमच्या हातात नाही. आणि म्हणून सिलेबस तयार करावा. जसं तुमचं एसएससी बोर्ड आहे, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड आहे ना, तसं आमचं बौद्धांचं बोर्ड तयार करत आहोत. आणि येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही स्वतःची युनिव्हर्सिटी तयार करत आहोत. स्वतःची युनिव्हर्सिटी ज्याच्यात आम्ही जातीवाद, धर्मवाद असं काही करणार नाही. ओपन टू ऑल असेल, ओपन टू ऑल, यानी कोई भी आओ वहां पढ़ो. लेकिन स्कूल की शुरुआत बुद्धम शरणम गच्छामि से हो. इस तरह की एजुकेशन सिस्टम हम खड़ी कर रहे हैं. 60 एकड़ जमीन हमको नागपुर में दी गई है, ग्राम पंचायत ने ठहराव करके दे दी गई है. और वो 60 एकड़ पे हम अपनी यूनिवर्सिटी तैयार कर रहे हैं. अब ये यूनिवर्सिटी का खर्चा हमने निकाला, 700 करोड़ का बजट बताया. 700 करोड़. हमारे कार्यकर्ता सुनकर ही डर गए. सर 700 करोड़ रुपया कैसे इसको हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे, कैसे हम लोग इसको खड़ा करेंगे? और अरे 700 करोड़ ही बोला है, सिर्फ 700 करोड़.
700 करोड़ यानी सिर्फ आपके हर जिले में आपको 100 करोड़ रुपए दिया जाएगा। हमको नेशनलाइज यूनिवर्सिटी बनाने में सिर्फ महाराष्ट्र के 7 जिले से पैसा आएगा, सिर्फ 7 जिले से। 21 बिल्डिंग है हमारे उस यूनिवर्सिटी कैंपस में, 21 बिल्डिंग्स। कौन सी बिल्डिंग से पता है? एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की बिल्डिंग है, एक वियतनाम बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, एक महाचुलालॉन्गकॉम राजा महाविद्यालय की बिल्डिंग है, LSE लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक शाखा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक शाखा है। जितने भी वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज है उसकी एक शाखा हम भारत में ला रहे हैं। हमारे बच्चे अब भारत के बाहर पढ़ने के लिए, बाहर संघर्ष करने के लिए जाने के बजाय हमारे बच्चे भारत में ही बैठ के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की पढ़ाई यहां करेंगे। ऐसी एक एजुकेशन सिस्टम हम काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप लोग आइए, इस सहकार क्षेत्र कोऑपरेटिव मूवमेंट में हम लोग पदार्पण कर रहे हैं और बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम अपनी खुद की होनी चाहिए, उसके ऊपर हम ये काम कर रहे हैं, जिसमें 4000 लोग एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को चाहिए, जिसमें हम लोगों ने मेरे ख्याल से 3000 तक हम लोग आ गए हैं। ये लास्ट 31 दिसंबर में, 31 दिसंबर से पहले हम सारे शेयर होल्डर्स, क्योंकि 3 महीने हम लोगों ने सिर्फ पेपर वर्क के लिए लिए हुए हैं, बैंक्स का जो शॉप होगा, गाला होगा, वो ढूंढने के लिए लिए हुए हैं। और 1 अप्रैल 2022 को एनी हाउ वी आर गोइंग टू इनॉग्रेट आवर फर्स्ट बैंक। बाबासाहेब आंबेडकरांची ही बँक आम्ही तयार करत आहोत आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रॉब्लेम ऑफ रुपीवर ही बँक असल्यामुळे आम्ही हिचं नाव डॉक्टर B.R. आंबेडकर कोऑपरेटिव्ह बँक अशा पद्धतीने आम्ही नाव निर्धारित केलेलं आहे। बाबासाहेबांना त्या माध्यमातून आम्ही अभिवादन करतोय। आपण सगळ्यांनी याच्यामध्ये आपले परिवार, मित्र परिवार, त्या सगळ्यांनी याचं शेअर होल्डर व्हा, ओनर व्हा, सभासद व्हा म्हणून सांगत नाहीये। डोनेशन मला तुमचं नको आहे आणि म्हणून स्वतःची व्यवस्था स्वतः उभी करा, अशा पद्धतीने ही बँक आम्ही तयार करत आहोत। त्याच्यामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। हेच समजवण्यासाठी, हे कायदे समजवण्यासाठी मी आज तुमच्यापर्यंत आलेलो आहे आणि स्वतःची बँकिंग सिस्टम आज किती गरजेचं आहे हे आम्हा लोकांना आम्ही जवळून बघतोय आणि त्या पद्धतीने आपली स्वतःची बैंक असणं आज खूप गरजेचं है। बहुत जरूरी है कि हम लोगों की अपनी खुद की बैंक हो। बाबा साहब अम्बेडकर जी की इकोनॉमी के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत काम था, उसके ऊपर हम लोगों को काम करना है और बाबा साहब की इस बैंकिंग सिस्टम को हम लोगों को अपना रिप्रेजेंटेशन देना है। हर एक को 2500 का चेक देना है, कैश हम नहीं लेते क्योंकि हमको कोई गफला यहाँ पर नहीं चाहिए और वो भी हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से ही चेक ले रहे हैं, डॉक्टर B.R. आंबेडकर बैंक से नहीं ले रहे, क्योंकि वो बैंक हमको 1 अप्रैल में वो सारा प्रोसेस होने के बाद वो नाम फाइनलाइज होगा। तब तक आपके सारे पैसे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में सेफ है। जिसको लगेगा कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, उसको विद इंटरेस्ट हम ये चेक वापस दे देंगे। 2500 रुपीज का बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से चेक, 100 रुपीज आपका रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन फी देनी है तो वो 100 रुपया और 10 रुपीज रजिस्ट्रार का जो फॉर्म है उसकी ऑफिशियल फी है तो 2610 रुपया एक व्यक्ति को चेक देना है। कुछ पैम्पलेट्स हमारे यहाँ पर रखे हुए हैं, मुझे पता है बहुत लोग तैयारी से नहीं आते हैं, तो उसके ऊपर फोन नंबर्स लिखे हुए हैं, तो जिसको चाहिए वो अपना कॉल करके उनको हमारे ये जो सारी टीम लगातार ये लोग काम कर रहे हैं और हम लोग की टीम आपके पास आ जाएगी। उस तरह से ये सब हम लोग काम कर रहे हैं। आप जितने भी हमारी टीम है वारविंदे गुरु जी के नेतृत्व में थाने में काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये थाने में हम सबसे पहला काम करना शुरू किए हैं, लेकिन मैं थाने जिला को भी बताना चाहूंगा, उनको शायद से थोड़ी सी मायूसी हो जाएगी कि थाना जिला ने ये काम शुरू किया लेकिन वाशिम जिला में बैंक की निर्मित हो गई।
हो गई, उन्होंने ऑलरेडी बैंक का एस्टैब्लिशमेंट करके उनके 4000 कंप्लीट हो गए, अकोला जिला में 4000 कंप्लीट हो गए। लेकिन हमने उनको कहा है कि रुको, एक साथ हम लोगों को जाना है, तो एक साथ हम लोग चलेंगे। जम्मू में हमारी शाखा है, वहां के लोगों ने भी ये काम शुरू कर दिया है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है। तो ये बैंक हमारी आने वाले 3 सालों में नेशनलाइज बैंक बनेगी और बाबा साहब की ये पहली बैंक हम लोग वर्ल्ड में लेके जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने मुझे कहा कि सर आप जब भी बनाए हम अपने सारे अकाउंट छोड़ के आपके इस बैंक में खाता खोलेंगे और सारा जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी हम लोग अपने बैंक्स के माध्यम से करेंगे। तो आज आप लोगों को यही सारी बातें बतानी थी, तो आज आप लोगों ने अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए, मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। और सबको अभी बैठना है, कुछ आयोजकों का निर्देश है कि सभी लोग जाएं नहीं, अपने अपने जगह पर बैठे, और 5 या 10 मिनट में कार्यक्रम का समापन होगा। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।